Assalamu alaikum students. Well, this is Javeria Asif from SSAT Degree College from the Department of Computer Sciences. Today we are going to learn chapter number 2, which is Algorithms and Flowchart, and this is our lecture number 3 of chapter number 2. Today we are going to discuss about control structures. What are control structures and how we use control structures to maintain the flow of our program. Control structures. In program, control structures control how the program execute. एक प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनका नाम ही कंट्रोल स्ट्रक्चर है तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहे होंगे. इन प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल हाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट. कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से या किस सीक्वेंस के अंदर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. क्या सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होगा, क्या कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा या कुछ स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करेगा और कुछ को स्किप कर देगा, या फिर एक ही काम को रिपीटेटिवली करेगा. ये कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल करते हैं. Algorithm, flowcharts and their equivalent computer programs are more easily understood. Algorithm और flowchart और उनके इक्वल जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो आसानी से समझे जा सकते हैं इफ़ दे मेनली यूज सेल्फ कंटेंट मॉड्यूल्स, अगर उनके अंदर मॉड्यूल्स बने हुए हों. एंड 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक, अगर उनके अंदर 3 तरह की लॉजिक या 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर मौजूद हों तो वो बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं. वो 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं या वो 3 फ्लो ऑफ कंट्रोल कौन कौन से होते हैं. पहला हमारे पास है सीक्वेंस लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो. ये बिल्कुल सीक्वेंस में काम कर रहा होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा होगा. देन वी हैव सिलेक्शन लॉजिक और कंडीशनल फ्लो. सिलेक्शन लॉजिक, हम किसी एक कंडीशन के बिहाफ पे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे, और कंडीशनल फ्लो मतलब कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होगा. देन वी हैव आइट्रेशन लॉजिक और रिपीटेटिव फ्लो. आइट्रेशन लॉजिक एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए, या आप ये कह लें कि एक ही काम को बार बार कराने के लिए, या रिपीटेटिवली एक काम कराने के लिए, तो वो उसको हम कहते हैं. आइट्रेशन का भी मतलब सेम है और रिपीटेटिव का भी मतलब सेम है. दोनों का मतलब ये है कि एक काम बार बार रिपीट हो रहा होगा. These 3 are considered the basic building blocks of all programs construction. ये 3 चीज़ें हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. या अगर आप अभी हम सी पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम और लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो भी आपको नज़र आएगा कि अदर लैंग्वेजेस में भी, दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं प्रोग्राम में. अपनी डिज़ायर्ड लाइंस स्टेटमेंट, अपनी डिज़ायर्ड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अपनी डिज़ायर्ड स्टेटमेंट्स को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा लिखकर. देन वी हैव सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर. ये हमारे पास पहली टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर की. द सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट सपोज कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे दो वेरिएबल में इनपुट लेना है यूज़र से. 2 नंबर्स चाहिए मुझे इनपुट. किससे चाहिए? यूज़र से चाहिए. हार्ड कोड नहीं कर सकती मैं, ठीक है. और देन मुझे उन दोनों नंबर्स को ऐड कराना है. तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में मैं क्या ये कर सकती हूँ कि मैं पहले उन 2 नंबर्स को ऐड करा लूँ और उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मेरे पास वो दोनों नंबर इनपुट नहीं आएंगे तब तक मैं उन दोनों नंबर्स को सम नहीं कर सकती, ऐड नहीं कर सकती. अब आपको पता चला कि ये जो है एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है. पहले मेरे पास पहला नंबर आना चाहिए, उसके बाद मेरे पास दूसरा नंबर आना चाहिए, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों इंटीजर्स को सम कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकती. तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हों, सीक्वेंस के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हों सीक्वेंस के अंदर, वो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है.
बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें बिल्कुल आप लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, बिल्कुल काउंटिंग की तरह, जिस तरह 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। इसी तरह हम लाइन बाय लाइन अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। वन मॉड्यूल सिंपली फॉलोज अनदर इन सीक्वेंस। हमेशा पहला मॉड्यूल अगर आ गया है तो उसके बाद सीक्वेंस के अंदर दूसरा मॉड्यूल आएगा। द सीक्वेंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मीन्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स और बाय ऑर्डर इन विच द मॉड्यूल आर रिटन। या तो आपके पास कुछ नंबर होंगे स्टेप्स के कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, जिस तरह भी मैंने एक प्रोग्राम की एग्जांपल दी थी, तो मैं उनके स्टेप्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इसी तरह या तो आपके पास स्टेप्स होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, या फिर आपके पास कुछ मॉड्यूल्स होंगे, इस मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल फंक्शंस भी होते हैं, बट अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े तो हम सिंपली रखते हैं हमारे पास मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1 होगा, मॉड्यूल 1 के बाद ही मॉड्यूल 2 आएगा, मॉड्यूल 2 पहले नहीं आ सकता क्योंकि मॉड्यूल 1 का एग्जीक्यूट होना पहले ज़रूरी है, क्योंकि हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉलो दिस एलिमेंट्री फ्लो पैटर्न। बहुत ही जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, या हम ये कहें कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सिक्वेंशली चल रहा होता है अनटिल और अनलेस हमने उसमें कोई ऐसी कंडीशन ना लगाई हो जिसमें हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो, ठीक है। देन वी हैव 4 पॉइंट्स जिनको हमें जहन में रखना है। अगर हम एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम बना रहे हैं या सीक्वेंस में स्टेटमेंट लिख रहे हैं या सीक्वेंशियल एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये कुछ स्टेप्स होने चाहिए। एट अ टाइम ओनली 1 स्टेप इज़ कैरिड आउट। एक वक्त के अंदर एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। एवरी स्टेप इज़ टू बी कैरिड आउट एट वंस एंड ओनली वंस। एक स्टेप हमेशा एक ही मर्तबा एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं हो सकता कि एक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो वो कंट्रोल स्ट्रक्चर सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, फिर वो एक तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है रिपीटेशन, उसमें चला जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि अगर पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है तो वो दोबारा कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नन इज़ रिपीटेड, कोई लाइन रिपीट नहीं हो सकती, एंड नन इज़ ओमिटेड, कोई लाइन स्किप भी नहीं हो सकती। The order of executing the step is the same that in which they are written. जिस फ्लो में या जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने अपना प्रोग्राम लिखा है उसी सीक्वेंस के अंदर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। कोई कंडीशन ना स्किप हो सकती है ना रिपीट हो सकती है। अगर एक कंडीशन या अगर एक स्टेटमेंट मेरे पास एग्जीक्यूट हो गई है तो वो रिपीट भी नहीं हो सकती, स्किप भी नहीं हो सकती। जिस सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम लिखा गया है बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। टर्मिनेशन ऑफ द लास्ट स्टेप इंडिकेट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम। टर्मिनेशन मतलब अगर आप एंड लाइन पे हैं, एंड हो गया आपका एल्गोरिथम, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम भी एंड हो गया है। टर्मिनेशन आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। जब आप लास्ट लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं या लास्ट लाइन पे हैं एल्गोरिथम की तो एंड आ रहा होगा अगर एल्गोरिथम राइट कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो या तो आप एंड में रिटर्न 0 करवा रहे होते हैं या गेट सी एच, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट होता है जो कि ऑफ हो रहा होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो उसमें स्टॉप आ रहा होगा शेप के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मॉड्यूल ए मेरे पास एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मॉड्यूल बी, फिर मॉड्यूल सी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मॉड्यूल सी एग्जीक्यूट हो उसके बाद मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट हो उसके बाद मॉड्यूल ए। लाइन बाय लाइन जब हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये दिमाग में रखें कि हमारे पास जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होगी वो लाइन बाय लाइन होगी और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। देन वी हैव सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ कंडीशंस। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं जिसमें से हमें डिसाइड करना होता है, या कोई कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास सिचुएशन की बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, विच लीड्स टू अ सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव मॉड्यूल। इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब मेरे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ, कोई एक चॉइस को सिलेक्ट कर सकती हूँ।
दी स्ट्रक्चर विच इम्प्लीमेंट द लॉजिक आर कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं वो कंडीशनल स्ट्रक्चर कहलाते हैं और इफ़ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर। दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर हैज़ टू फॉर्म्स। इन कंट्रोल स्ट्रक्चर की दो किस्में होती हैं। इफ़ होता है, एक सिंपल इफ़ है ये मेरे पास जिसमें कोई एल्स नहीं है, और इसके अलावा इफ़ एल्स होता है। इफ़ या एल्स, अगर ये हो तो ये हो, अगर ना हो तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। द इफ़ सिलेक्शन इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इफ़ वाली अगर हम सिर्फ एक इफ़ का चेक लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बल्कि बहुत ही आसान होता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन डू समथिंग, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए इफ़ की तो आप उससे कुछ प्रिंट करा लें, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप एल्स में डाल दें कि डू नथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं। टेस्ट कंडीशन हम डायमंड शेप में डालते हैं और फिर उसके दो अल्टरनेटिव निकल रहे होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप क्या करें, यस की तरफ नेविगेट हो जाएं। अगर कंडीशन फॉल्स हो या नो हो, ठीक है, उस केस में आप कुछ और करवा लें उससे। Have a glance to simple if condition without else and having only one statement. अगर if का मतलब है अगर, if x equals to 1, कोई वेरिएबल है जिसका नाम है x जो कि बराबर होना चाहिए 1 के। अगर x बराबर हो जाए 1 के तो प्रिंट कर दें द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। प्रिंट करवा रहे हैं द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि x की वैल्यू 1 हो गई है। लेकिन लेट सपोज कि अगर मेरे पास प्रोग्राम में 1 आया ही नहीं है यूज़र की साइड से, तो ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगी। जब कभी भी ट्रू नहीं होगी तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। डिपेंड करता है कि मेरा यूज़र मुझे x के वेरिएबल में जो मैं इनपुट ले रही हूँ 1 दे भी रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने प्रोग्राम रन किया और मैंने x, जब मैं मुझसे इनपुट मांगा गया तो मैंने 1 डाल दिया, तब उस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन लेट सपोज कि मैंने प्रोग्राम रन किया और मैंने x में 1 के बजाय 2 डाल दिया, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ की कंडीशन चेक ज़रूर होगी, लेकिन इसमें जो इसके नेस्टेड में प्रिंट एफ की कंडीशन लिखी हुई है वो कभी भी प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है उस केस में, जब आपके पास x के वेरिएबल के अंदर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ चेक ज़रूर होगा, बट क्योंकि मेरे पास बूलियन में या तो ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, तो फॉल्स जनरेट हो जाएगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। देन वी हैव इफ कंडीशन विद एल्स कंडीशन एंड हैविंग ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक स्टेटमेंट हो ना इफ़ के क्लॉज के अंदर, तो मुझे पे लाजिम नहीं है कि मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट ऑन हो रहा होता है और देन यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा होता है, ये कहलाती है इफ़ की बॉडी या इफ़ का ब्लॉक। सिमिलरली एल्स के पास जो है कर्ली ब्रैकेट ऑन हो रहा होता है और यहाँ पे जहाँ पे मेरी स्टेटमेंट्स ख़त्म हो रही होती हैं वहाँ के कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो रहा होता है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊँ, मेरे प्रोग्राम को खुद ही पता चल जाएगा कि ये इफ़ का पार्ट है। तो इस कंडीशन में देखें इफ़ और एल्स दोनों हैं। ये सिंपल इफ़ था जिसमें कोई एल्स की कंडीशन नहीं थी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन थी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट होता, अगर फॉल्स होती तो प्रिंट नहीं होता। यहाँ पे हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ़ स्कोर इक्वल्स टू 331, अगर मैच का स्कोर 331 के बराबर हो जाए तो प्रिंट कर दो पाकिस्तान वॉन द मैच, ठीक है। एल्स प्रिंट एफ अफ़गानिस्तान वॉन, ठीक है। हमें पता है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को टारगेट दिया 331 का, ठीक है। तो अगर 331 का टारगेट पाकिस्तान अचीव कर लेता है तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास, ये वाली जो इफ़ की कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास ब्लैक स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। मगर अगर ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान 331 से कम रन बनाता है, लेट सपोज के 330 रन बनाता है, तो इफ़
की कंडीशन चेक ज़रूर होगी, बट ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये डायरेक्ट जो है मेरा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो एल्स पे जंप कर जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा अफ़गानिस्तान वॉन। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, इस वजह से ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरे पास एक चॉइस थी, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ऑब्वियसली एल्स वाली कंडीशन चलेगी ही चलेगी। हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर ही कंटिन्यू है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ की बॉडी के अंदर, इफ़ की कंडीशन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो उनको किस तरह से लिखते हैं। यू कैन सी हियर कि हमारे पास एक कंडीशन है, इफ़ x इक्वल्स टू 10, अगर x के वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू आ जाए तो क्या करें, प्रिंट करा दें द वैल्यू ऑफ x इज़ 10 और फिर x की वैल्यू को रिप्लेस करा दें 11 से, प्रिंट एफ करा दें द वैल्यू ऑफ x इज़ 11, फिर एक इंक्रीमेंट करा दें, 11 में एक इंक्रीमेंट होगा, x में अभी क्या पड़ा हुआ होगा, 11 पड़ा होगा, 11 में +1 होगा तो ये 12 हो जाएगा और 12 जाके स्टोर हो जाएगा x के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ x इज़ 12। ठीक है, इस तरह से ये दोबारा जाएगा और ये चेक करेगा क्या अभी भी 12 बराबर है 10 के, तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एल्स पे आ जाएगा और बोलेगा इनवैलिड गुड बाय। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों इफ़ के ब्लॉक के अंदर तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं वरना मेरा प्रोग्राम मुझे एरर देगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। यहाँ पे भी देखें 2 स्टेटमेंट्स हैं तो कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगेगा। और अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि चाहे आपके पास एक स्टेटमेंट हो इफ़ के क्लॉज के अंदर या 2 स्टेटमेंट हो, आप लाजमी लगाएं कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे ये ऑन हो रहा है, इसको कहते हैं इफ़ कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन चेंज हो रही होती है प्रोग्राम के हिसाब से। उसके बाद ये बॉडी ओपनिंग होती है, ये कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं इफ़ के अंदर, फिर ये बॉडी क्लोज हो जाती है। ये लिखने का तरीका है इफ़ को। देन वी हैव एल्स। एल्स का कीवर्ड है, इफ़ और एल्स सी के रिजर्व वर्ड में से हैं, कीवर्ड्स हैं ये हम यूज़ करते हैं जब हमें इफ़ एल्स को यूज़ करना होता है। ठीक है, देन वी हैव कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास 2 प्रिंट एफ की कंडीशन है और देन वी हैव क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ये क्या कर रहा है, एल्स की बॉडी को डिनोट कर रहा है, ये मेरे पास इफ़ की बॉडी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये जो पूरा ब्लॉक है, ये इफ़ के अंदर जितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये कहलाते हैं ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है। कंपाइलर क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक इसको एक ब्लॉक कंसिडर करता है। देन वी हैव टू लुक एट इफ एंड एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, एल्स इफ हम तब लगाते हैं जब हमें इफ़ के अलावा हमारे पास एक कंडीशन ना हो जो हमें चेक करनी हो, बल्कि मल्टीपल कंडीशंस हो जो हमें चेक करते हुए चलना हो। लाइक हर एक स्टूडेंट का ग्रेड डिफरेंट आता है, तो हम ऐसा प्रोग्राम, ऐसा जर्नल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट उसमें अपनी परसेंटेज डाले तो वो जो है उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड प्रिंट कर दे। अब हर एक स्टूडेंट की परसेंटेज डिफरेंट होगी तो हर एक स्टूडेंट का ग्रेड भी डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे आ गई मल्टीपल कंडीशन, तो अब ये हमने मल्टीपल चेक्स किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम एक इफ़ लगाते हैं और इफ़ को एक्सटेंड करने के लिए हम मल्टीपल एल्स इफ़ के चेक लगा देते हैं, जिससे हम ये तमाम कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है, पहले मैं प्रोग्राम समझा देती हूँ फिर मैं बताऊँगी कि इसको रन कैसे करेंगे। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, अगर परसेंटेज ग्रेटर हो, बड़ी हो या बराबर हो 90 के तो आप प्रिंट कर दो आपका ग्रेड है A++। अगर परसेंटेज बराबर हो या बड़ी हो 80 से तो प्रिंट कर दो ग्रेड A+ है। अगर परसेंटेज बराबर हो या बड़ी हो 70 से तो ग्रेड प्रिंट कर दो B है। अगर परसेंटेज बराबर हो या बड़ी हो 60 से तो ग्रेड प्रिंट कर दें C। अब हर एक स्टूडेंट की सिंपली चेंज होगी, क्या हो, परसेंटेज और मार्क्स सबके चेंज होंगे। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया और हम अपनी क्लास के अंदर इसको टेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहली परसेंटेज डाली जो कि थी 60, मैंने इनपुट दिया 60, तो पहली कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर दूसरी कंडीशन
एग्जीक्यूट होगी, चेक होगी, तो फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगी। फिर तीसरी कंडीशन मेरे पास चेक होगी, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस वजह से ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। उसके बाद यहाँ पे जब आएगा तो इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स लगा हुआ है, 60 के बराबर है, ठीक है। तो प्रिंट एफ कर देगा कि आपका ग्रेड सी है, प्रिंट क्या करा देगा ब्लैक स्क्रीन पे, आपका ग्रेड सी है। अब ये देखें मल्टीपल कंडीशन चेक करता हुआ आया है, क्यों, क्योंकि इसके पास मल्टीपल डिसीजन मेकिंग के तरीके थे, मल्टीपल डिसीजंस थे, तो किसी एक डिसीजन को चेक करेगा। ये बेसिकली एल्स इफ हम इफ़ को एक्सटेंड करने के लिए लगाते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो और हमें उन तमाम कंडीशंस को चेक करते हुए चलना हो। इसके अलावा आप इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। लाइक आप मंथ चेक करा लें, तो आप एक इफ़ का चेक लगाएं और 11 जो है एल्स इफ़ के चेक लगा दें, और अगर कोई 13 मंथ दे दे तो आप एल्स में क्या करा दें कि आपकी एंट्री जो है इनवैलिड है। यहाँ पे आप देखें मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 किया हुआ है, फिर उसके बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना वो तमाम बच्चे फेल है। अगर किसी के मार्क्स आते हैं 50 तो वो एल्स का क्लॉज चला देगा, यू आर नॉट पास। अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं 40% आ रही है तो यू आर नॉट पास। अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं 0 कि बच्चे ने कोई पेपर ही नहीं दिया, तब भी एल्स का ब्लॉक चलेगा, यू आर नॉट पास। Then we have iterative control structure. Iteration is often referred to as loop because the program will keep repeating the activity until the condition become false. मेरे पास आइट्रेशन क्या होती है, एक काम को रिपीटेडली करना, उसको कहते हैं आइट्रेशन, ठीक है। हम कोड, लाइन ऑफ कोड बस एक मरतबा लिखते हैं, और अगर जो भी, लेट सपोज मुझे एक लाइन का कोड बार बार चलवाना है, मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है, माय नेम इज़ जवेरिया, और मुझे इसी चीज़ को 1000 मरतबा प्रिंट कराना है, तो मैं कोई ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करूँ जो मेरे प्रोग्राम को, मेरी लाइन ऑफ कोड को बार बार प्रिंट कराता रहे। लूप से हमें क्या फ़ायदा होता है, प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है, हमें 100 लाइन ऑफ कोड, हमें 1000 लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 4 का लूप लगा दूँ और कैरेक्टर की सूरत में कैरेक्टर का एरे बना के अपना नाम पास करा दूँ, तो ऑब्वियसली सिंपली मेरा नाम 1000 टाइम प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए मुझे 1000 लाइन ऑफ कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्रामर को एक कंडीशन एक मरतबा लिखनी पड़ती है, और लूप क्या करता है, उसको बार बार चलाने की जिम्मेदारी ले लेता है। द 3 टाइप ऑफ लूप्स आर, 3 तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास, वाइल होता है, डू वाइल होता है, और फोर का लूप होता है। वी हैव वाइल लूप. The while loop uses a condition to control the loop at the beginning. The loop will usually have the form. इस तरह से कुछ algorithm लिखा जाता है, क्योंकि ये loop है इस वजह से हम यहाँ पे repeat का keyword यूज़ कर रहे हैं. Then we have while का keyword इस वजह से, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास तो 3 तरह के loop में हम कौन सा loop यूज़ कर रहे हैं, हम while वाला loop यूज़ कर रहे हैं. वाइल के बाद हमें कंडीशन आती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर. देन वी हैव मॉड्यूल, जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट कराने हैं वाइल के थ्रू. लेट सपोज कि मैंने बोला था कि मुझे अपना नाम 1000 टाइम प्रिंट्स कराना है, तो प्रिंट एफ की जो लाइन आएगी वो मेरे पास मॉड्यूल बन जाएगा. देन एंड ऑफ वाइल लूप. यूजिंग वाइल लूप, सेट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एस इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हम इनिशियलाइज करा रहे हैं अपने वेरिएबल को, जो कि है x, और x रिपीट वाइल x इज़ लेस देन 10, लेस देन और इक्वल्स टू 10. अब ये जो है ना, x में हो सकता है 1 हो, तो x कहाँ तक चलेगा, अगर x में मेरे पास 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से चलेगा 10 टाइम्स, तो 11 टाइम्स चलेगा ये मेरे पास. और ये 11 टाइम्स ये वाली इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है. बार बार ये x और s कैलकुलेट होगा, ठीक है. और जब 11 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू जब 11 हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा. देन वी हैव डू वाइल लूप. The do while loop uses a condition to control the loop at the end. The loop will usually have the form. सबसे पहले हम do का कीवर्ड लिखते हैं, फिर वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करानी होती है, फिर हम रिपीट वाली कंडीशन लिखते हैं, ठीक है. वाइल कंडीशन, उसके आगे कंडीशन देते हैं. एंड ऑफ वाइल लूप. यहाँ पे देखें, यूजिंग डू वाइल लूप सेट x इक्वल्स टू 0 एंड s इक्वल्स टू 0. डू,
अब ये वाली स्टेटमेंट ना अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी ये वाली स्टेटमेंट एक मर्तबा लाजमी चलेंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है कंडीशन चेक होगी। वहाँ पे मेरे पास वाइल लूप में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन डू वाइल का काम करने का तरीका अलग है। यहाँ पे पहले मेरे पास एक मर्तबा लाजमी ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, फिर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन एक बार ये ज़रूर चलेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, लाइक मेरे पास x के अंदर 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 आया, तो फिर ये वापस से चलेगा। बट यहाँ पे अगर मेरे पास x में 12 वैल्यू आ गई तो ये एक मरतबा चल के फिर टर्मिनेट हो जाएगा। देन वी हैव for loop. The for loop uses an index variable such as k to control the loop. The loop will usually have the form condition to control the loop at the beginning. The loop will usually have the form. Basically हमारे पास क्या होता है, फोर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जो वाइल लूप और डू वाइल लूप हैं वो जब हमें नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस पता नहीं होती तब हम नॉर्मली वाइल और डू वाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन फोर के लूप में हमें जो है नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस पता होती हैं कि हमारा लूप इतने टाइम से इतने टाइम तक चलना है। लेट सपोज 1 से लेकर 10 तक चलना है, तो बस जब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस करवानी हो तो हम फोर का लूप यूज़ करते हैं, और जब हमें नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस पता नहीं होता तो हम डू वाइल या वाइल को यूज़ करते हैं। ये कुछ इस तरह से हम इसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव यूजिंग फोर लूप्स एट एस इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मेरे पास एक इनिशियलाइज कंडीशन होती है जिसमें मैं अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करती हूँ कि वेरिएबल चलेगा कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक चलेगा, और उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करा देती हूँ, ठीक है। फिर ये वाली स्टेटमेंट्स लूप के अंदर एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ लूप और लूप ने चलना है 10 तक, और फिर इंक्रीमेंट कौन कर रहा होगा, ये जो +1 का ऑपरेटर है एंड में, ये मेरे पास इंक्रीमेंट कर रहा होगा और ये वाली स्टेटमेंट्स मेरे पास एग्जीक्यूट हो रही होंगी। This is points to be remembered. The while and do while loops are used for indefinite repetitions. मैंने अभी पीछे स्लाइड पे बताया कि while और do while loop हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस का अंदाज़ा नहीं होता। दैट इज़ वाई दे डू नॉट डिफाइन द नंबर ऑफ़ रिपीटेशन। इसी वजह से हम इनमें नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस नहीं बताते। दैट विल अकर व्हेन लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। हम कोई नंबर सेट नहीं करते कि हाँ भाई लूप इतने बार चलेगा, हम कोई नंबर सेट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं जो इंक्रीमेंट कर रही होती है, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगा देते हैं, बट हमें इन वाले लूप में, वाइल और डू वाइल में, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन का आइडिया नहीं होता कि ये लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। जबकि फोर लूप में हमें ये पता होता है कि ये लूप इतना ही चलेगा। लेट सपोज 1 से लेके 1000 तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। एक फाइनाइट सीक्वेंस जब मुझे पता हो, डेफिनेट रिपीटेशंस, मतलब मुझे पता हो कि भाई ये इतने ही टाइम चलेगी, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। और इस वजह से इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं कंडीशन भी देती हूँ कि ये कितने मरतबा चलेगा, जबकि वाइल और डू वाइल में नहीं देती। इफ़ वी पुट द लूप एंडिंग डिसीजन एट द बिगनिंग, इट इज़ कॉल्ड लीडिंग डिसीजन। अगर हम लूप का जो एंडिंग डिसीजन है उसको बिगनिंग में डाल दें तो वो लीडिंग डिसीजन कहलाता है। अगर हम उसको एंड में डाल दें तो वो ट्रेलिंग डिसीजन कहलाता है। द पोजीशन ऑफ डिसीजन कंस्टिट्यूट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। वाइल एंड डू वाइल में बेसिक डिफरेंस यही है कि मेरे पास ये जो वाइल लूप है इसमें पहले कंडीशन चेक हो रही होती है, जबकि डू वाइल में बाद में जाके कंडीशन चेक हो रही होती है। पहले एक बार मेरे पास लूप एग्जीक्यूट हो रहा होता है, एक बार वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। अच्छा, दी डू वाइल गारंटीज दैट द लूप स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एट वंस। डू वाइल में हमेशा ये होता है कि जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना डू के अंदर, वो एक मरतबा लाजमी चलेंगी, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। वेल दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइट। अगर आपको कोई क्यूरी हो लूप के हवाले से या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के हवाले से तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।